गुरुस्वामी हैं हमारे साथ, चेयरमैन है सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स के। मोहन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सुनने में बड़ा लगता है, मैं पाकिस्तान का अखबार है डॉन न्यूज, उसमें ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को SEZ में बदल दिया है। मतलब हर उसके इलाके पर उस तरह से वो घुस गया है चारों तरफ से। ये प्रोजेक्ट क्या है, एक सामान्य दर्शक के लिए आप बता सकते हैं कि इसके पूरा होने पर इस पूरे भौगोलिक इलाके में चीन का स्वरूप किस तरह से बदल जाता है? देखिए, आपने जिस तरह रिपोर्ट पढ़ा है, बताया अब तक, ऐसा दिखता है कि चीन की जो ऑफिशियल प्रोपेगेंडा है उसकी काफी असर हो गया है आप पे भी। हाँ। क्योंकि जिस तरह आप आंकड़े दे रहे हैं, हाँ, जितने अखबारों में मेरी कोशिश ये थी कि जितने अखबारों में जो छपा है उसको ले आकर एक जगह संयोजित करूं, से पता चले कि है क्या ये, क्यों इतने 100 से ज्यादा देशों के लोग गए यहाँ पर। जी, सबसे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। चीन जो है अमेरिका को अब तक यूरोप को निर्यात करते गया और उस निर्यात पे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लसेस को जमा करते गया और इस तरह उसके पास $4 ट्रिलियन अमेरिकी और यूरोपियन बैंक्स में जमा हो गए। ठीक है। और वहां पे वेस्टर्न बैंक्स में आपको कोई सूद नहीं मिलता, हालांकि कई बैंकों में आपको सर्विस चार्जेस भी देना पड़ता है। तो और जो डॉलर जो है दुनिया में, डॉलर का जो वैल्यू है डिवैल्यू हो रहा है और घट रहा है। तो अगर 4% पे जा रहा है तो 25 साल में ये आपके $3.5 ट्रिलियन जो अमेरिकी बैंक में है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको देखते हुए चीन को उस पैसा वहां से निकालना है। एकदम अगर वो निकाल के चीन ले जाएंगे तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि चीन की व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि सारा उसको अब्जॉर्ब करे। तो चीन एक तरीका देख रहा है जहां पे वो पैसा विदेशी अमेरिकी बैंक से निकाल के कहीं और निवेश करे जहां पे उस पे कुछ कमाई भी हो। ठीक है। और दूसरी ये है कि चीन में ओवर कैपेसिटी हो गया है इंडस्ट्री में। आज जितनी सीमेंट कैपेसिटी है, स्टील कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की कैपेसिटी है, वो बहुत गुना ज्यादा है, जिससे उसकी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड वहां की कीमत देखिए, उसके लिए उसके लिए वो मार्केट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतने सारे देशों से होके एक नया रूट बनाना, इतने देशों को सहमत करना, वो क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं उसके इस व्यापार में? इसको आप देखिए, आप कह रहे हैं कि मैरिटाइम सिल्क रूट क्या बना रहे हैं? समुद्र तो है ही है, तो किश्तियां उस पे आज से नहीं हजारों साल से उस पे जा रहे हैं, तो रूट तो पहले से लगा हुआ है, पोर्ट्स भी हैं। अब कितने नए पोर्ट बनाएंगे उधर? वो जगह भी नहीं है। तो कोई थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन होगी पोर्ट्स की और वो शायद उसके लिए वो खर्चा देता है, और जो इस पे चीनी कंपनी आके बनाएगा। अब ये पाकिस्तानी रोड देखिए, ये काशगर से लेके ग्वादर जा रहा है। यहाँ पे काशगर में न कोई उद्योग है, न शिनजांग में कुछ उद्योग है, यहाँ वहां पे कोई उत्पादन नहीं है, जहां से वो क्या निर्यात करेंगे बाहर? ये रोड जाता है, जो सड़क बनती है मार्केट से मार्केट को जोड़ता है, या आबादी की जगह से आबादी की जगह, ये जा रहा है फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर। तो अगर सड़क बनेगी तो $26 बिलियन की सड़क है ये। और इसमें हमने आंकड़े उसको स्टडी किया है, उसमें कम से कम $20-22 बिलियन वापस चीन को जाएगा। सीमेंट, स्टील और जो रास्ता सड़क बने और पुल बनाने के लिए जो खर्चा होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो सारा चीन को प्रोडक्शन ठीक है सर, उसका पैसा है, उसका पैसा डूबे, लेकिन उसका पैसा हो गया, मगर पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हम उसकी चिंता क्यों करें? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप चिंता करनी चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस व्यवस्था भारत को नहीं आई, अच्छा हुआ हमको। हाँ, हम लोग बच गए। ठीक है, मैं उस सवाल पे अभी बाद में आऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बना रहे हैं, ठीक है, वो जो भी है, पाकिस्तान अगर गया है या बाकी इतने सारे देश गए हैं उसके साथ, वो जो भी ढांचा बना रहा, आप सही कह रहे हैं कि समुद्र तो पहले से है, लेकिन ये सड़क, रेल और बंदरगाह, उसमें रेल लाइन भी है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। सड़क का भी है, व्लादिवोस्टॉक से लेके यूरोप में पहले से रेल सड़क है। अब जो अगर सड़क या रेल ट्रैक है, तो अगर उस पर सामान जाता है तो उस सामान का जो एक्सपोर्ट कॉस्ट ऑफ फ्रेट होना चाहिए वो कम होना चाहिए समुद्र से। आज जो है एक कंटेनर लोड अगर बाय रेल जाता है चाइना से लेकर रशिया तक, वो 3 गुना ज्यादा उसका दाम होता है समुद्र से। अभी आप आर्टिक रूट भी खुल गया है आपको, क्योंकि आर्टिक आइस मेल्ट हो रहा है और वहां से
नई नई सी रूट बन गई है, उस सी रूट से और भी कम हो जाएगा। तो आज भी देखिए, कोई रेलगाड़ी से शंघाई से लेके यूरोप को माल नहीं बेचता। ये अनइकोनॉमिकल है। अगर शंघाई से यूरोप को माल भिजाना तो समुद्र में कंटेनर से भिजाइए, वो सस्ता पड़ता है आपको। मैं ऐसे सवाल पूछे हम आपकी तरह जी, एक सवाल बदल के पूछता हूं कि आप कह रहे हैं कि पहले से इसी काम के लिए रास्ते मौजूद हैं, सड़क मार्ग में भी, रेल लाइन भी पहले से है, और ये एक तरह से खामख्याली है कि आप पैसा है तो चूंकि आप निवेश करो, वहां के आबो हवा को बर्बाद करो और एक और सड़क बनाओ जिसकी जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जिसको फायदा चीन से होता है, खर्चा किसी और को देना चुकाना पड़ता है। आज हम्बनटोटा पे इतना बड़ा पोर्ट उसने बना दिया है, वहां पे अनाज को सुखाया जा रहा है पोर्ट के हैंगर्स में, और खर्चा जो है उसको श्रीलंका को देना पड़ रहा है। और श्रीलंका जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, और वहां पे कुछ उत्पादन नहीं है, वहां पे कुछ कमाई नहीं है, तो चीन को और कम से कम 2000 एकड़ जमीन कोलंबो के सामने देना पड़ रहा है। अगर आप बोरो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान कहां से चुकाएगा पैसा? ठीक है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है पाकिस्तान वाले हिस्से में ही, उससे फिर हमारी भौगोलिक कूटनीति की स्थिति कैसे बदलती है और कैसे प्रभावित होती है? परसों मैंने एक फिल्म देखा, वीडियो देखा, एक पाकिस्तानी जनरल कह रहा है, ट्रक तो जाएंगे चीन के, चीनी ट्रक जाएंगे उस रोड सड़क पे, हम लोग टायर की पंक्चर को रिपेयर करेंगे। अब ऐसी अगर व्यवस्था आप चाहते हैं तो ठीक है, मगर इससे पाकिस्तान को आर्थिक इसके फायदा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उसको पैसा देना पड़ेगा नहीं सोचते हैं कई सालों तक। वो अगर ढांचा बन जाता, हम बीआर दीपक है उनसे ही बात करें, वो अगर ढांचा बन जाता उससे हम पे क्या असर पड़ेगा, हम ये सोचना चाहते हैं, हम उसकी क्यों सोचें? हम पे देखिए, अगर देखिए पिछले 70 साल से गिलगित बाल्टिस्तान वो इलाका पाकिस्तान के हाथ में, हमने उसको कंटेस्ट भी नहीं किया। हम कहते रहते हैं, हर साल कहते थे कि ये हमारा हिस्सा है, हम चाहते हैं। अब चीन सड़क बना दिया है, हमारे भी कई भागों पे चीन का दावा है कि उसका टेरिटरी, हम भी वहां दाम बना लेते हैं, हम भी वहां सड़क बना लेते हैं। ये कुछ अगर सड़क जा रहा है और सिक्योरिटी वाइज हमारी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस सड़क पे, क्योंकि अगर उस सड़क पे आ गया है तो ज्यादा उनकी रिस्क उनको उठाना पड़ेगा। एक बीजिंग से ही हमारे साथ प्रोफेसर बीआर दीपक हैं, चाइनीज स्टडीज जेएनयू के। जो दीपक साहब हैं, पुराने दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं। दीपक साहब, आप अगर लाइन पर हैं, अभी आपके पुराने दोस्त मोहन गुरुस्वामी कह रहे हैं कि चीन के पास अमेरिकी बैंकों में जो पैसा है उसमें ब्याज व्याज मिलना नहीं है, तो वो पैसा निकाल के वो वैसे ही शून्य की तरफ जाएगा, तो निकालेगा, और अपने देश में खपाने के लिए जगह नहीं है तो इन सब जगहों में जहां जरूरत नहीं है वो प्रोजेक्ट बना रहा है, और जो भी इसमें साझेदार बनेगा उसको वो कर्जे से लाद देगा। तीसरी बात वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से रेल लाइन है, पहले से सड़कें हैं, और समंदर तो हजारों साल से है ही। हेलो जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, जहां तक जो पहला प्रश्न है कि इससे जो लोग हैं, खास करके जो विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, वो कर्जदार बन जाएंगे, ये तर्क तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि जैसे साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, नेपाल है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बांग्लादेश है, उसकी आर्थिक, हालांकि उसकी जो आर्थिक दर है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मजबूत ढांचा नहीं है। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, और फिर उसके बाद जो दूसरे और तमाम देश होंगे, चाहे वो ईस्ट यूरोप के देश हैं, जो भी जो एक पट्टी एक मार्ग से जुड़े हुए, वो सारे विकासशील देश हैं, और उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो ठीक नहीं है। तो ये जो प्रलोभन है चीन का कि ठीक है, हम आप के उसमें देश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे, ये ठीक है, लेकिन जब तक जो सोवरेन जो बॉन्ड है, जो देश उन चीन के साथ साइन नहीं करेंगे, जैसे भारत, यही एक बड़ी अड़चन भारत के साथ भी है। हालांकि जो हमारा जो प्रभु सत्ता का जो क्वेश्चन है, सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, वो भी दूसरा एक अहम मुद्दा है।
तो ये नजरिया थोड़ा ठीक है। और खास करके जो पाकिस्तान, जो कि उनके जो जीडीपी का 50-60% चीन वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ से देगा? लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उसको कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो दूसरी बात है, चीन ये समझता है कि बहुत बहुत मुश्किल होगा ये पैसा वापस लेना, लेकिन जहां तक जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसकी बात है, तो चीन के दो उसमें इरादे हैं। एक तो क्योंकि चीन जो इस्लामिक देश है उनको अच्छी तरह से समझता नहीं है, और खास करके अपने जो शिनचांग है उनका एक सूबा है पाकिस्तान से हमारे भारत से भी लगता है, तो उसमें खास करके जो प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको पीछे करने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बना करके जो मिडिल ईस्ट है और खास करके जो सेंट्रल एशिया है वहां पर भी मुस्लिम आबादी के लोग हैं, तो पाकिस्तान को मोहरा बना करके पाकिस्तान एक उसमें कड़ी है। साहब, और क्या हम ये समझें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तरह से चीन पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बना रहा है? हाँ, तो उसको एक वो मोहरा बना रहा है ताकि उसके जरिए जो मिडिल ईस्ट है और जो सेंट्रल एशिया है, तो उन पे वो अपना प्रभाव जमा सके। क्योंकि अगर चीन सीधा उनके साथ ताल्लुकात रखता है, तो हो सकता है कि वो जो मुस्लिम देश हैं, वो जो शिनचांग में जो घटनाएं हो रही हैं चीन में, तो उससे वो काफी नाराज हो जाएं। हो सकता है कि जो दूसरे तमाम जो इस्लामिक जो जिहादी एलिमेंट्स है वो सक्रिय हो जाएं, और उससे चीन को काफी नुकसान होगा। तो ये एक उसका एक दूसरा मुद्दा है। और मुझे लगता है भारत के संदर्भ में, तो जहां तक जो उसका जो जियोपॉलिटिक्स का जो एक कड़ी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण दिखने को मिलती है। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि जो चीन के जो स्कॉलर है, जो स्कॉलरशिप है, वो मानते हैं कि जो दक्षिण एशिया का जितना भी जो एकीकरण है, वो ठीक वो एक सेगमेंटेड इंटीग्रेशन है, वो एक ठीक इंटीग्रेशन है। उसका फायदा उठा करके और भारत सेंट्रिक है, वो इंडियन सेंट्रिक इंटीग्रेशन है, उसका फायदा उठा करके चीन, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे मोटे देश, और खास करके पाकिस्तान जिसके साथ जो एक्सिस है उसका, तो इसके चलते हुए वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और हमारे लिए बहुत ही खराब बात होगी, क्योंकि अगर हम इतिहास में चीन और पाकिस्तान के जो संबंध देखें, तो उनका एक ही मकसद रहा है कि एंटी इंडिया है, और दोनों नजदीक आ रहे हैं, दक्षिण एशिया में किसी तरह से पिन डाउन करना है। तो ये उसका दूसरा एक सामरिक उसका जो मकसद है वो उसका तय हो जाता है। लेकिन तीसरी बात मुझे लगता है कि जहां तक जो एक पट्टी एक मार्ग है, उसमें कुछ हद तक जैसे हम अगर जो हमारी जो एक्टिस्ट पॉलिसी है, मोदी जी ने जो नारा दिया है 2014 से, जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसमें जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, खास करके हमारा आसियान के साथ कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, तो और जो हमारा समझ गया सर, आसियान के बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इनके साथ जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, अगर हम इसमें कहीं तालमेल चीन के साथ बैठा देते थे, कि प्रॉब्लम ये है कि चीन ने हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया, जबकि जो पॉलिसी कंसल्टेशन है वो 5 कनेक्टिविटीज का डालते। अच्छा, अब दीपक साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ जी, इसी एक्ट इस पे मैं थोड़ा मोहन गुरुस्वामी जी को लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन नजदीक आ रहे हैं, तो सबको दिख रहा है सर, और दीपक जी को बीजिंग में बहुत दिनों के बाद हिंदी बोलने का मौका मिला होगा, तो हम समझ रहे हैं, और अच्छी जानकारी दी उन्होंने। लेकिन जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, क्या हम ज़्यादा अमेरिका और जापान की तरफ जा रहे हैं? चीन पाकिस्तान का एक्सिस बन रहा है, उसके सामने खड़े हो रहे हैं। एक सवाल इसी में मैं पूछ लेता हूं कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये जो सेंचुरी है या आने वाला जो दौर है वो एशिया का दौर होगा, तो बात वो कह रहे हैं और दावेदारी कोई और कर रहा है, चीन कर रहा है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है हमारे सामने? देखिए, इस समय इतिहास के इस समय पे चीन जो है भारत से 3 गुना ज्यादा है,
उसका निर्यात जो है भारत से 10 गुना ज्यादा है। तो चीन की जो महत्वपूर्ण है वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत से ज्यादा है। भारत का समय आ रहा है, जिस तरह हमारे भी आर्थिक रफ्तार अभी पिकअप हो रहा है और चीन का घट रहा है, और अगले 30-40 साल में हम उनकी बराबरी के बारे में सोच सकते हैं। ये होना संभव है। मगर इस एशिया में दो बड़े, एशिया की जीडीपी जो है ग्लोबल जीडीपी की 60% हो जाएगा, फीसदी हो जाएगा अगले 30-40 साल में। इस बड़े जीडीपी ढांचे में चीन और भारत सबसे बड़े इकोनॉमीज रहेंगे। भारत 2050 तक भारत का जो जीडीपी है जापान से 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगा, और चीन और भारत के बीच में फासला जो है वो कम होते जाएगा। अगर ज्यादा परिवर्तन, ट्रेड ग्रोथ चाहिए, इन दोनों मार्केट को लिंक करना है। एक बड़ी मार्केट, और भारत एक उभरता हुआ मार्केट है, चीन एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल पावर है इस रिलेटिवली। अगर इन दोनों की यूनियन होती है तो एक दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोर्स उभर सकता है। चीन की जो है एक परसिस्टेंट हॉस्टिलिटी है, चीन की एक परसिस्टेंट हॉस्टिलिटी है भारत के खिलाफ। ये मैं समझ नहीं सकता। मैं चीन को साल में 2-3 बार जाता हूं, मेरी अच्छी वहां पे लोग सुनते हैं, बात सुनते हैं, और कई बार हमने कहते हैं कि भाई भारत और शंघाई और कलकत्ता, शंघाई और दिल्ली की रेल लिंक के बारे में आप क्यों नहीं बात करते। हमने एक योजना भी बना के दिया है काफी, मगर चीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको भारत को वो आइसोलेट करके चलाना चाहता है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल टर्म्स उसकी जो है अभी पुरानी जियोपॉलिटिकल टर्म्स है कि एक देश को कंटेन करो। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जो ये विदेशी और स्ट्रेटेजिक जो आप लोग समझदारी रखते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें हम लोग थोड़े मार खा जाते हैं हिंदी वाले, लेकिन फिर भी मैं ये समझना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में सुन के कि इतना पैसा लगाता है, हम ये सोचते हैं कि चीन बड़ा ताकतवर हो रहा है और कुछ ज्यादा ही शक्ति या हैसियत हासिल कर रहा है। क्या आप भी इसी तरह से देखते हैं जब चाइना इस तरह के प्रोजेक्ट बनाता है? मैं सबको मैं याद दिलाता हूं कि जब चीन भारत को 62 में युद्ध में हराया, एक छोटी सी युद्ध थी उसमें हराया, उस वक्त हमारी पर कैपिटा इनकम चीन से ज्यादा था। जब वियतनाम फ्रांस को हराया, अमेरिका को हराया, चीन को भी हराया, वो अब भी एक गरीब देश माना जाता है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ, और ब्रिटेन जब सारे दुनिया पे को कब्जा कर लिया था, जब उस वक्त एक छोटा मुल्क था जिसकी जीडीपी भी बहुत कम थी। तो जीडीपी और शक्ति से आप तुलना मत कीजिए, और एक डिटर्मिनेशन, नेशनल विल के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक बहुत बड़ा मुल्क हो, बहुत पैसे वाले मुल्क हो सकते हैं आप, जैसे सऊदी अरेबिया के। पर आप बिल्कुल इस तरह से नहीं देखते सर कि अब समय कम है कि ये प्रोजेक्ट अगर पूरा होता है, अगर वो कर लेता है, चाहे जैसे भी हो, उसके पास पैसा है, इतना दांव लगा रहा है, तो इस इलाके में उसकी दावेदारी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरुआत पे कहा कि ये मार्शल प्लान है। मार्शल प्लान जो है, अमेरिका ने सीधा पैसा दे दिया है उनके यूरोपीय भाइयों को कि आप लोग इसको खर्च कीजिए, अपने नवनिर्माण के लिए खर्च कर लीजिए। ऐसा नहीं था कि आप हमारे से माल खरीदिए। वो एड बाद में शुरू हुआ। ये चीनी जो एड जो है, अमेरिकन फॉरेन एड के जैसा हो गया है कोल्ड वॉर के समय में। आप हमको हम आपको पैसे देते हैं, आप हमसे माल उठाइए और फिर कर्जा चुकाइए। ये चीन की बिल्कुल कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की, कोल्ड वॉर इकोनॉमिक एक्सटेंशन हो रही है इसकी। तो इसमें तो क्या वो भारत को उकसा भी रहा है? क्या उकसा रहा है भारत? नहीं, भारत को उकसा, अगर भारत जो बेसिस पे उन्होंने हम्बनटोटा को पैसा दिया, सीपेक को पैसा दे रहा, भारत उससे ज्यादा कामयाब देश है, वो उस टाइम से एग्री नहीं करेगा। वो जानता है। और एक और चीज अभी ध्यान में आ रहा है, वो 10 खरब रुपया लगा के 2.5 अरब का बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तो समझदारी नहीं दिखती है। देखिए, 10 उसकी इकोनॉमिक्स अलग ही हिस्सा है। पैसा तो किसी हाल उसको वापस मिलने वाला नहीं है अमेरिका से। एक दिन उठा के लिए चीन भी ले जा नहीं सकता हो, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अपनी इकोनॉमी को पंप कर रहा है। अगर चीन कहता है कि चलो हम पैसा लगाते हैं, आप सीमेंट अपने फैक्ट्री से बना के सप्लाई कीजिए, एक चीज, समय कम है, पर आप डॉन वाली जो अखबार का जो मैं प्लान पढ़ रहा था, चाइना पाकिस्तान वाला, बात प्रोपेगेंडा की नहीं है, बात उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान में घुस रहा है, एक नई शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है कि इतने विस्तारवादी नीतियों के साथ, इतने आक्रामक तरीके से
हमारे पड़ोस में या कहीं भी एक नया देश इतनी तीव्रता से कोई और देश तो कहीं और हस्तक्षेप करता नहीं दिख रहा है। देखिए मैं तो डॉन का रिपोर्ट नहीं पढ़ा, मगर डॉन एक समझदार अखबार है, उससे ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है, डॉन के मैं संपादक को जानता हूं, वो जानते हैं कि चीन की रवैया क्या है, चीन की आलोचना थी, नहीं वो आलोचना थी, लेकिन मैं उसका पहलू बता रहा हूं, जो प्लान है, जो प्लान है, मैं प्लान साबित होगा और संभव होगा ये हम नहीं जानते। आगे और रास्ता और आगे है। बलूचियों ने इसकी आलोचना की, अटैक्स हो रहे हैं, चीनी फौज भी गया हुआ है, उनके इकोनॉमी, उनके वर्कर्स के साथ ये सब हो रहा है। आगे क्या होगा किसको पता, पाकिस्तान एक रहे ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इस बड़े पहलू पर जानकारी देने के लिए। एक बिजनेस स्टैंडर्ड की आज एक खबर थी कि सेबी ने 11,000 लोगों की सूची बनाकर आयकर विभाग को दी है, जिन्होंने पिछले 3 साल में 34,000 करोड़ रुपए बाहर भेज दिए हैं, पिछले 3 साल में। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजनीतिक मसलों के बारे में। 3 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार के घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी बिखर गई, जब सुबह सुबह विपक्ष के खेमे के 2 नेता पी चिदम्बरम के बेटे और लालू यादव के परिवार और उनके ठिकानों पर छापों की खबरों से वो लोग घिर गए। खबरें सूत्रों के हवाले से ही आई कि और पता नहीं चला कि लालू यादव के खिलाफ किन 22 ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। बाद में जिन सूत्रों के हवाले से खबर आई उसमें यह कहा गया कि कुछ जगहों पर आईटी सर्वे हो रहे हैं और कुछ जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, कहीं कोई विजुअल भी नहीं। लालू यादव ने ट्वीट कर चुनौती भी दी कि हिम्मत है तो उन 22 स्थानों के नाम बताए जहां छापे पड़े हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एक फार्म हाउस पर जाकर देखा भी, तो वहां मौजूद चौकीदार ने कहा कि कोई छापा नहीं पड़ा, कोई आया नहीं। नीतीश कुमार ने भी कहा कि छापे कहां पड़े हैं, हमें इन छापों के पीछे के मकसद को देखना होगा। इस मामले में जो भी दस्तावेज मीडिया के सामने रखे जा रहे हैं वो बीजेपी नेता सुशील मोदी रख रहे हैं। उनके आरोप तो गंभीर लगते हैं। अच्छा होता इतने बड़े राजनीतिक मामले में सीबीआई या आयकर विभाग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुनियादी जानकारी दे देता तो लालू यादव को घेरने में और सहूलियत होती। जवाब में राजद प्रवक्ता मनोज झा की भी दस्तावेजों का मोटा मोटा पुलिंदा ले आए और दावा करने लगे कि सुशील मोदी ने भाई और रिश्तेदारों के जरिए फ्रंट कंपनी बना रखी है, जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला जा रहा है। मनोज का दावा है कि इनमें से एक कंपनी ने 1% ब्याज पर 400 करोड़ का कर्जा ले रखा है। इतने सस्ते ब्याज पर कर्जा कौन देता है? सुनने में ये आरोप भी गंभीर लगते हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां इन्हें भी गंभीरता से लेंगी, लेकिन हमने इन दस्तावेजों को देखा तक नहीं, इसलिए फिलहाल टीवी पर उनका हिसाब किताब करना मुझे ठीक नहीं लगा कि जिस बंडल को हमने खोलकर देखा नहीं उस पर कैसे बात करें। मनोज झा ने पहले भी सुशील मोदी पर पटना और राज्य से बाहर संपत्ति बनाने के आरोप लगाए हैं। इस पर सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया है। मनोज झा ने तो सुशील मोदी को बेनामी का बादशाह कहा है बिहार में। लालू यादव ने कहा कि वे छापे से नहीं डरने वाले, मगर केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो भी लालू से नहीं डरने वाली। पहले आप सुशील मोदी को सुनिए जो लगातार उजागर कर रहे हैं, फिर मनोज झा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा सुनिए जो सुशील मोदी के मामले में जवाबी उजागर कर रहे हैं। मित्रों, पिछले 40 दिनों से लगातार और लालू यादव के परिवार की आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियों के बारे में हम लोगों ने खुलासा किया है कि किस तरह से मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया और बाद में जमीन सहित पूरी की पूरी कंपनी लालू परिवार को सौंप दी गई। मित्रों, प्रेमचंद गुप्ता, ओपी कात्याल, अशोक बंथिया, कांति सिंह, रघुनाथ झा 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद वीरेंद्र जैन और इसी श्रृंखला में दिल्ली के एक नामी गिरामी हवाला ऑपरेटर विवेक नागपाल का भी नाम जुड़ गया है। और ये कंपनी है KHK होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रमोटर थे श्री विवेक नागपाल। मीसा भारती ने 1998 में स्थापित इस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए में खरीद लिया और सबसे पहले 2011-12 में इस कंपनी ने 42,33,000 की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सैनिक फार्म दिल्ली में खरीदी
आज उस जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ से ज्यादा होगी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विवेक नागपाल ने 1998 में स्थापित अपनी कंपनी केएचके होल्डिंग को क्यों लालू परिवार को सौंप दिया? तो बंद पड़ी कंपनी को आखिर इंडिया बुल्स फाइनेंस लिमिटेड ने 23 करोड़ का कर्जा क्यों दिया? बीते 12-13 वर्षों में हम लगातार कहते रहे कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो इतना स्मार्ट अपने को मॉडस ऑपरेंडाई बना रहे थे जिसके माध्यम से सारा बेनामी ट्रांजैक्शन। और ये जो कंपनी है आशियाना मलबरी सोहना साउथ ऑफ गुड़गांव में है और दूसरी सेंटर कोर्ट सेक्टर 88, दूसरी वाली 1 करोड़ से नीचे कोई मकान नहीं है और पहले वाले में 54 से लेकर 56 लाख तक का मकान। और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है सुशील मोदी जी है। हम बार बार इस बात को कह रहे थे और बार बार हमारे दोस्त लोग आप लोग मैंने कहा था कि करोड़ों रुपए ये बिला वजह नहीं है। इनके भाई की कंपनी आशियाना होम्स प्राइवेट लिमिटेड और जो बाद में हमने बताया स्काई लैंडक्राफ्ट, दोनों ही कंपनी में जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई है उस प्रगति का इनके राजनीतिक उदय के साथ सीधा ताल्लुक है। हमने पहले भी कहा था कि एक कंपनी 400 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है 1% ब्याज पर, 4 करोड़ का मात्र। अपन का अगर अकाउंट्स देखे तो कहां ऐसी कंपनियां हैं सिवाय कलकत्ता के उस फर्जीवाड़े वाले एड्रेस एवरेस्ट वाले एड्रेस पे। और इस एड्रेस से किसका ताल्लुक है, इस पते का किसको पता है? सुशील मोदी जी को पता है। क्या है एपीएचएल ग्रुप होल्डिंग्स, कमाल का है। कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन दे रहा है पैसे, नाम नहीं पता। 84 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं साहब? आसमान से पैसे टपक रहे हैं या किसी की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? क्या बिहार के पैसों को वहां लगाया जा रहा है और बीते 12-13 वर्षों में लगातार लगाया गया? अगली कंपनी है साहब आशियाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इनके कागजात को हमने बार बार कहा, इनके कागजात को भी आप देखिए। और अगर हम आपके सामने ये कागजात ला रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी नहीं है कि आपके सामने हम पॉइंट्स रख रहे हैं। आपके माध्यम से आप हमारे खबरदार सिपाही हो, आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे और हम तो मेमोरेंडम सबमिट करेंगे तमाम साक्ष्यों के साथ कि पूरे इस फर्जीवाड़े की, शेल कंपनी की, घोगा कंपनी की जांच हो ताकि एक एक परत खुले। मुंबई के शीना बोरा हत्याकांड की जांच में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापे मारे। कार्ति को पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस मामले में एक कंपनी आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के मामले में कार्ति पर पैसे लेने के आरोप हैं। पी चिदम्बरम ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार सीबीआई के जरिए मेरे बेटे को निशाना बना रही है। चेन्नई का ये घर पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम का है, जहां सीबीआई की टीम छापे मार रही है। जल्द ही ये खबर फैल गई कि पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के 14 ठिकानों पर सीबीआई छापे मार रही है। आपको शीना बोरा मर्डर केस याद होगा, जिसमें पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में नवंबर 2015 में पहली चार्जशीट फाइल कर चुकी है। अक्टूबर 2016 में अनुपूरक चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। अब 7 महीने बाद चिदम्बरम के बेटे की तहकीकात शुरू हुई है। इस केस में सोमवार को ही सीबीआई ने एफआईआर किया था। सीबीआई की दलील है कि पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के कारोबारी लेनदेन की जांच में उसे कारोबारी तार कीर्ति चिदम्बरम से जुड़ते दिखे। देखिए, चिदम्बरम से आप और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर उनके भारत के वित्त मंत्री रहते, बेटे की संपत्ति कितनी बड़ी है, कानून की धज्जियां किस तरह से उड़ी हैं। आज सीबीआई ने एफआईआर किया है, बाकी बात तो सीबीआई बताएगी, आप जवाब दीजिए। रविशंकर प्रसाद तो सफाई भी मांग रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने छापे के बाद कहा कि उनकी जांच अभी आरंभिक स्तर पर है। कार्ति चिदम्बरम के घर पर एक अन्य मामले में भी आयकर विभाग और प्रत्यर्पण विभाग का छापा पड़ चुका है। दिसंबर 2015 में एयरसेल मैक्सिस डील की जांच के दौरान ये छापे पड़े थे। आईएनएक्स मीडिया और आईएनएक्स न्यूज मामले में
सीबीआई का दावा है कि पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया को चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम ने गलत तरीके से मदद की। कंपनी को करीब 4 करोड़ के विदेशी निवेश की इजाजत थी। कंपनी 305 करोड़ का निवेश ले आई। विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड ने इजाजत नहीं दी, जबकि वित्त मंत्री रहते पी चिदम्बरम ने इसे हरी झंडी दिखा दी। आरोप यह भी है कि कार्ति चिदम्बरम को इसके लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। सीबीआई की एफआईआर में लिखा है कि आरोपियों ने वित्त मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों को गैर कानूनी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की और अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया। हमारा सवाल है, ये अज्ञात अधिकारी कौन हैं? अब तक इनकी पहचान क्यों नहीं की गई? एफआईपीबी में बड़े फैसले अहम मंत्रालयों के 5 सचिव मिलकर करते हैं। इनका नाम जानना क्या इतना मुश्किल काम है? क्या इन सचिवों ने भी शिकायत की है आरोपियों के खिलाफ? सवाल ये उठता है कि उन परमिशन के लिए, उन मंजूरी के लिए, निवेश की मंजूरी के लिए क्यों जिन लोगों को मंजूरी मिली उन्होंने कुछ कंपनियों को पैसा दिया जो कंपनियां उस समय के वित्त मंत्री के लड़के की हैं, उनकी मलकियत की है। उधर पी चिदम्बरम का कहना है कि सरकार की कोशिश उनको चुप करने की है, उनको लिखने से रोकने की है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, सैकड़ों मामलों में एफआईपीबी की मंजूरी दी जाती है। एफआईपीबी मंजूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। सरकार सीबीआई के जरिए मेरे बेटे को निशाना बना रही है कि मैं कॉलम लिखता हूं, सरकार की आलोचना करता हूं, इसलिए ये एक्शन हो रहा है। मैं समझता हूं कॉलम हमारे लिए या इस देश के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। झूठे मुकदमे को दर्ज करना भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। सरकार के रुख से साफ है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है और पी चिदम्बरम और उनके बेटे की सफाई और कांग्रेस के विरोध के बावजूद आने वाले दिनों में जांच की प्रक्रिया को और तेज करने की तैयारी कर रही है। जाहिर है इस मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जल्दी खत्म होंगे, इसके आसार फिलहाल नहीं दिखते। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आपके दोस्त हैं दीपक साहब, आप अगर लाइन पर हैं, अभी आपके पुराने दोस्त मोहन गुरुस्वामी कह रहे हैं कि चीन के पास अमेरिकी बैंकों में जो पैसा है उसमें ब्याज व्याज मिलना नहीं है, तो वो पैसा निकाल के वो वैसे ही शून्य की तरफ जाएगा, तो निकालेगा और अपने देश में खपाने के लिए जगह नहीं है, तो इन सब जगहों में जहां जरूरत नहीं है वो प्रोजेक्ट बना रहा है और जो भी इसमें साझेदार बनेगा उसको वो कर्जे से लाद देगा। तीसरी बात वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से रेल लाइन है, पहले से सड़कें हैं और समंदर तो हजारों साल से है ही। हेलो जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, जहां तक जो पहला प्रश्न है कि इससे जो लोग हैं, खास करके जो विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, वो कर्जदार बन जाएंगे, ये तर्क तो थोड़ा ठीक है क्योंकि जैसे साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, नेपाल है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बांग्लादेश है, उसकी आर्थिक, हालांकि उसकी जो आर्थिक दर है वो बढ़ रही है लेकिन फिर भी मजबूत ढांचा नहीं है। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, और फिर उसके बाद जो दूसरे और तमाम देश होंगे, चाहे वो ईस्ट यूरोप के देश हैं, जो भी जो एक पट्टी एक मार्ग से जुड़े हुए, वो सारे विकासशील देश हैं और उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो ठीक नहीं है। तो ये जो प्रलोभन है चीन का कि ठीक है हम आप के उसमें देश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे, ये ठीक है, लेकिन जब तक जो सोवरेन जो बॉन्ड है, जो देश उन चीन के साथ साइन नहीं करेंगे, जैसे भारत, यही एक बड़ी अड़चन भारत के साथ भी है। हालांकि जो हमारा जो प्रभु सत्ता का जो क्वेश्चन है, सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, वो भी दूसरा एक अहम मुद्दा है। तो ये नजरिया थोड़ा ठीक है और खास बना दिया है। वहां पे अनाज को सुखाया जा रहा है पोर्ट के हैंगर्स में, और खर्चा जो है उसको श्रीलंका को देना पड़ रहा है। और श्रीलंका जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, और वहां पे कुछ उत्पादन नहीं है, वहां पे कुछ कमाई नहीं है, तो चीन को और कम से कम 2000 एकड़ जमीन कोलंबो के सामने देना पड़ रहा है।
अगर आप बोरो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब यही तो पाकिस्तान कहां से चुकाएगा पैसा? ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है पाकिस्तान वाले हिस्से में ही, उससे फिर हमारी भौगोलिक कूटनीति की स्थिति कैसे बदलती है और कैसे प्रभावित होती है? परसों मैंने एक फिल्म देखा, वीडियो देखा, एक पाकिस्तानी जनरल कह रहा है ट्रक तो जाएंगे चीन के, चीनी ट्रक जाएंगे उस रोड सड़क पे, हम लोग टायर की पंक्चर को रिपेयर करेंगे। अब ऐसी अगर व्यवस्था आप चाहते हैं तो ठीक है, मगर इससे पाकिस्तान को आर्थिक इसके फायदा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उसको पैसा देना पड़ेगा नहीं सोचते हैं उसके बारे में। वो अगर ढांचा बन जाता, हम बीआर दीपक है उनसे ही बात करें, वो अगर ढांचा बन जाता उससे हम पे क्या असर पड़ेगा, हम ये सोचना चाहते हैं, हम उसकी क्यों सोचें? हम पे देखिए, अगर देखिए पिछले 70 साल से गिलगित बाल्टिस्तान वो इलाका पाकिस्तान के हाथ में, हमने उसको कंटेस्ट भी नहीं किया। हम कहते रहते हैं, हर साल कहते थे कि ये हमारा हिस्सा है, हम चाहते हैं। अब चीन सड़क बना दिया है, हमारे भी कई भागों पे चीन का दावा है कि उसका टेरिटरी, हम भी वहां दाम बना लेते हैं, हम भी वहां सड़क बना लेते हैं। ये कुछ अगर सड़क जा रहा है और सिक्योरिटी वाइज हमारी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस सड़क पे, क्योंकि अगर उस सड़क पे आ गया है तो ज्यादा उनकी रिस्क उनको उठाना पड़ेगा। एक बीजिंग पहाड़ों पे हमारे साथ प्रोफेसर बीआर दीपक हैं, चाइनीज स्टडीज जेएनयू के, जो दीपक साहब हैं, पुराने दोस्त हैं। मोहन गुरुस्वामी हैं हमारे साथ, चेयरमैन है सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स के। मोहन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सुनने में बड़ा लगता है, मैं पाकिस्तान का अखबार है डॉन न्यूज, उसमें ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को SEZ में बदल दिया है, मतलब हर उसके इलाके पर उस तरह से वो घुस गया है चारों तरफ से। ये प्रोजेक्ट क्या है, एक सामान्य दर्शक के लिए आप बता सकते हैं कि इसके पूरा होने पर इस पूरे भौगोलिक इलाके में चीन का स्वरूप किस तरह से बदल जाता है? देखिए, आपने जिस तरह रिपोर्ट पढ़ा है, बताया अब तक, ऐसा दिखता है कि चीन की जो ऑफिशियल प्रोपेगेंडा है उसकी काफी असर हो गया है आप पे भी, क्योंकि जिस तरह आप आंकड़े दे रहे हैं, जितने अखबारों में, मेरी कोशिश ये थी कि जितने अखबारों में जो छपा है उसको ले आकर एक जगह संयोजित करूं, इससे पता चले कि है क्या ये, क्यों इतने 100 से ज्यादा देशों के लोग गए यहाँ पर। जी, सबसे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। चीन जो है अमेरिका को अब तक यूरोप को निर्यात करते गया, और उस निर्यात पे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लसेस को जमा करते गया, और इस तरह उसके पास $4 ट्रिलियन अमेरिकी और यूरोपियन बैंक्स में जमा हो गया। ठीक है। और वहां पे वेस्टर्न बैंक्स में आपको कोई सूद नहीं मिलता, हालांकि कई बैंकों में आपको सर्विस चार्जेस भी देना पड़ता है। तो और जो डॉलर जो है दुनिया में, डॉलर का जो वैल्यू है डिवैल्यू हो रहा है और घट रहा है, तो अगर 4% पे जा रहा है तो 25 साल में ये आपके $3.5 ट्रिलियन जो अमेरिकी बैंक में है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको देखते हुए चीन को उस पैसा वहां से निकालना है। एकदम अगर वो निकाल के चीन ले जाएंगे तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीन की व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि सारा उसको अब्जॉर्ब करे। तो चीन एक तरीका देख रहा है जहां पे वो पैसा विदेशी अमेरिकन बैंक से निकाल के कहीं और निवेश करे, जहां पे उस पे कुछ कमाई भी हो। ठीक है। और दूसरी ये है कि चीन में ओवर कैपेसिटी हो गया है इंडस्ट्री में। आज जितनी सीमेंट कैपेसिटी है, स्टील कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की कैपेसिटी है, वो बहुत गुना ज्यादा है, जिससे उसकी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड वहां की कीमत देखिए, उसके लिए उसके लिए वो मार्केट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतने सारे देशों से होके एक नया रूट बनाना, इतने देशों को सहमत करना, वो क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं उसके इस व्यापार में? इसको आप देखिए, आप कह रहे हैं कि मैरिटाइम सिल्क रूट क्या बना रहे हैं, समुद्र तो है ही है, तो किश्तियां उस पे आज से नहीं हजारों साल से उस पे जा रहे हैं, तो रूट तो पहले से लगा हुआ है, पोर्ट्स भी हैं। आप कितने नए पोर्ट बनाएंगे उधर, वो जगह भी नहीं है। तो कोई थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन होगी पोर्ट्स की, और वो शायद उसके लिए वो खर्चा देता है, और जो इस पे चीनी कंपनी आके बनाएगा। अब ये पाकिस्तानी रोड देखिए, ये काशगर से लेके
ग्वादर जा रहा है। यहाँ पे काशगर में ना कोई उद्योग है, ना शिनजांग में कुछ उद्योग है, यहाँ वहां पे कोई उत्पादन नहीं है, जहां से वो क्या निर्यात करेंगे बाहर। ये रोड जाता है, जो सड़क बनती है मार्केट से मार्केट को जोड़ता है, या आबादी की जगह से आबादी की जगह, ये जा रहा है फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर। तो अगर सड़क बनेगी तो 26 बिलियन डॉलर की सड़क है ये, और इसमें हमने आंकड़े उसको स्टडी किया है, उसमें कम से कम 20-22 बिलियन डॉलर वापस चीन को जाएगा। सीमेंट, स्टील और जो रास्ता सड़क बने और पुल बनाने के लिए जो खर्चा होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो सारा चीन को प्रोडक्शन ठीक है सर, उसका पैसा है, उसका पैसा डूबे, लेकिन उसका पैसा हो गया, मगर पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हम उसकी चिंता क्यों करें, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप चिंता करनी चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस व्यवस्था भारत को नहीं आई, अच्छा हुआ हमको। हाँ, हम लोग बच गए। ठीक है, मैं उस सवाल पे अभी बाद में आऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बना रहे हैं, ठीक है, वो जो भी है, पाकिस्तान अगर गया है या बाकी इतने सारे देश गए हैं उसके साथ, वो जो भी ढांचा बना रहे, आप सही कह रहे हैं कि समुद्र तो पहले से है, लेकिन ये सड़क, रेल और बंदरगाह, उसमें रेल लाइन भी है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, सड़क का भी है। व्लादिवोस्टॉक से लेके यूरोप में पहले से रेल सड़क है। अब जो अगर सड़क या रेल ट्रैक है, तो अगर उस पर सामान जाता है, तो उस सामान का जो एक्सपोर्ट कॉस्ट ऑफ फ्रेट होना चाहिए, वो कम होना चाहिए समुद्र से। आज जो है, एक कंटेनर लोड अगर बाय रेल जाता है चाइना से लेकर रशिया तक, वो 3 गुना ज्यादा उसका दाम होता है समुद्र से। अभी आप आर्टिक रूट भी खुल गया है आपको, क्योंकि आर्टिक आइस मेल्ट हो रहा है और वहां से एक नई सी रूट बन गई है, उस सी रूट से और भी कम हो जाएगा। तो आज भी देखिए, कोई रेलगाड़ी से शंघाई से लेके यूरोप को माल नहीं बेचता, ये अनइकोनॉमिकल है। अगर शंघाई से यूरोप को माल भिजाना तो समुद्र में कंटेनर से भिजाइए, वो सस्ता पड़ता है आपको। मैं ऐसे सवाल पूछें, हम आपकी तरह एक सवाल बदल के पूछता हूं कि आप कह रहे हैं कि पहले से इसी काम के लिए रास्ते मौजूद हैं, सड़क मार्ग में भी, रेल लाइन भी पहले से है, और ये एक तरह से खामख्याली है कि आप पैसा है तो चूंकि आप निवेश करो, वहां के आबो हवा को बर्बाद करो और एक और सड़क बनाओ जिसकी जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जिसको फायदा चीन से होता है, खर्चा किसी और को चुकाना पड़ता है। आज हम्बन टोटा पे इतना बड़ा पोर्ट उसने